नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सिलेक्टर में। डेली सेशन चलाते हैं करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 30 जुलाई का सेशन। हमारा डेली का सेशन होता है, उसमें हम आपको जो करंट के हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो करवाते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछते हैं, उसका आंसर देते हैं, और एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। हमारा डेली का सेशन होता है। नया सेशन होगा वो होगा 30 जुलाई का सेशन। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप लोगों से अपील थी, आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें जिससे सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अभी हाल ही में 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें तो हेपेटाइटिस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है, जिसमें संक्रामक रोग हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई शामिल है। यह तिथि नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग के जन्मदिन के सम्मान में चुनी गई थी, जिन्होंने 1960 के दशक में हेपेटाइटिस बी वायरस जो HBV की खोज की थी और इसके लिए एक नैदानिक परीक्षण और टीका विकसित किया था। शुरुआत में 19 मई को मनाया जाने वाला यह दिन 2010 में 28 जुलाई को कर दिया गया था। पहला समुदाय संचालित विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2008 में विश्व हेपेटाइटिस अलायंस द्वारा आयोजित किया गया था, जिसे 2007 में स्थापित किया गया था। अब बात कर लें 2024 की विश्व हेपेटाइटिस दिवस की थीम की, तो है यह कार्रवाई का समय है, इट्स टाइम फॉर एक्शन। इस बार की थीम है वैश्विक स्तर पर हेपेटाइटिस से निपटने के लिए त्वरित और निर्णायक उपायों की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कुछ जुलाई के दिवस हैं, इनको आप देख लीजिएगा। डेली वही रिवाइज करने का कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में कहाँ पर श्री मचैल माता धार्मिक यात्रा जो है उसकी शुरुआत हुई है। कहाँ पर श्री मचैल माता जो धार्मिक यात्रा है उसकी शुरुआत हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में जो श्री मचैल माता धार्मिक यात्रा है उसकी शुरुआत हुई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो राजधानी यहाँ की श्रीनगर है। स्थापना दिवस है 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। बात करें तो जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में वार्षिक श्री मचैल माता यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ शुरू हुई है। यात्रा को मंदिर में समर्पित प्रथम पूजा के साथ शुरू किया गया है, जिसमें देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसे काली या चंडी भी कहा जाता है। मचैल माता मंदिर जो मचैल गांव पद्दर किश्तवाड़ में स्थित है, एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो देवी दुर्गा को समर्पित है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल ला परियोजना का उद्घाटन किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची सुरंग सिंकुल ला परियोजना का उद्घाटन किया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लद्दाख में इसका उद्घाटन किया है अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब बात कर लेते हैं लद्दाख की, तो राजधानी यहाँ की लेह है और स्थापना दिवस 31 अक्टूबर 2019। यहाँ के उपराज्यपाल कौन है, बीडी मिश्रा यहाँ के उपराज्यपाल हैं। बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण व दुनिया की सबसे ऊंची सिंकुल ला सुरंग के निर्माण के लिए पहला विस्फोट किया। यह सुरंग सेना को हर मौसम में LAC पर पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी। सुरंग का निर्माण पूरा होने पर यह दुनिया की सबसे ऊंची 15,800 फीट की ऊंचाई पर यह सुरंग होगी। वर्तमान में चीन की जो मीला टनल है 15,590 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग है, और ये इसको बनने के बाद ये सबसे ऊंची सुरंग हो जाएगी जो जिसका उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में RBI ने किस बैंक को
एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आरबीआई के द्वारा किस बैंक को एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को अभी हाल ही में एक यूनिवर्सल बैंक में परिवर्तन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ने स्मॉल फाइनेंस बैंक से यूनिवर्सल बैंक में बदलाव के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय 1 अगस्त 2016 को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और एसएफबी के स्वैच्छिक रूप से यूनिवर्सल बैंक में बदलाव पर 26 अप्रैल 2024 को जारी परिपत्र के अनुरूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा हाल ही में वर्ष 2024 में क्वाड देशों का वार्षिक शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में होगा? जो वर्ष 2024 का है क्वाड शिखर सम्मेलन वो किसकी मेजबानी में आयोजित होगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत की मेजबानी में आयोजन होगा क्वाड देशों के वार्षिक शिखर सम्मेलन का। भारत की बात करें तो राजधानी नई दिल्ली है और मुद्रा यहाँ की रुपया। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। फ्रांस की राजधानी पेरिस और मुद्रा यूरो है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा यहाँ की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्वाड की बात करें तो क्वाड जो है भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक समूह है। इसका उद्देश्य मुक्त, स्पष्ट और समृद्ध इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना तथा उसका समर्थन करना है। क्वाड का विचार पहली बार वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने रखा था। हालांकि यह विचार आगे विकसित नहीं हो सका क्योंकि चीन के ऑस्ट्रेलिया पर दबाव के कारण ऑस्ट्रेलिया ने स्वयं को इससे दूर कर लिया था। अंततः वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ने एक साथ आकर इस चतुर्भुज गठबंधन का गठन किया। भारत इस साल होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने किस पर कर लगाने का राज्य को विधायी अधिकार दिया है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खनिजों और खनिज युक्त भूमि पर कर लगाने का अधिकार जो है राज्यों को दिया है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को खनिज युक्त जमीनों पर टैक्स लगाने का अधिकार दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 9 जजों की बेंच ने दिया है। 9 में से 8 जजों के इस फैसले पर सहमत जताई है। इस फैसले का लाभ ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे खनिज समृद्ध राज्यों को मिलेगा। बात करें तो कोर्ट ने वर्ष 1989 में 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ के फैसले को बदल दिया है। साल 1989 में 7 जजों की संविधान पीठ ने कहा था कि केंद्र सरकार के पास संघ सूची की प्रविष्टि 54 के तहत MMDRA जैसे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार खानों और खनिज विकास के नियमन पर प्राथमिक अधिकार है। राज्यों के पास केवल MMDRA के तहत रॉयल्टी एकत्र करने का अधिकार है और वे खनन और खनिज विकास पर कोई भी और टैक्स जो है वो नहीं लगा सकते हैं, जिसको अभी हाल ही में बदल दिया है। 9 जजों की जो बेंच बैठी है उसने इसको बदल दिया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चर्चा में रहा एप्सिलॉन इंडी-एब का संबंध किससे? जो चर्चा में रहा है एप्सिलॉन इंडी-एब उसका संबंध किससे है? तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, एक्सोप्लैनेट से संबंधित है एप्सिलॉन इंडी-एब जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने हमारे सौरमंडल के बाहर एक ग्रह की सफलतापूर्वक तस्वीर ली है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। पृथ्वी और इस एक्सोप्लैनेट एप्सिलॉन इंडी-एब के बीच की दूरी कितनी है? 12 प्रकाश वर्ष है। ब्रह्मांडीय दूरी के संदर्भ में यह दूरी खरबों मील काफ़ी करीब है। हालांकि बृहस्पति से 2 गुना बड़ा एप्सिलॉन इंडी-एब जांच करने के लिए एक आकर्षक वस्तु बन गया है। एप्सिलॉन इंडी-एब एक गैसीय ग्रह है जो कई पहलुओं में बृहस्पति ग्रह जैसा दिखता है। एप्सिलॉन इंडी-एब अब तक का प्रत्यक्ष रूप से देखे गए सबसे ठंडे एक्सोप्लैनेट में से एक है। सबसे ठंडे एक्सोप्लैनेट में से एक है जिसका तापमान लगभग 35 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी 2 डिग्री सेल्सियस है।
आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ पर हुई है। जो चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक कहाँ पर हुई है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यांमार में अभी हाल ही में चौथी बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की बैठक का आयोजन किया गया है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। म्यांमार की बात करें तो राजधानी यहाँ की नाव पी ताव है और यहाँ की मुद्रा क्या है, क्यात है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा यहाँ की टका है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे और यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। भूटान की राजधानी थिम्पू और यहाँ की मुद्रा क्या है, न्यूगल ट्रम है। बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल म्यांमार में बिम्स्टेक सुरक्षा प्रमुखों की वार्षिक बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। चौथी वार्षिक बैठक जो है नेपीदा में होने वाली है। कहाँ, नेपीदा, म्यांमार के नेपीदा में होने वाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है। किसकी एडीपीसी की अध्यक्षता किस देश को सौंपी गई है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत को अभी हाल ही में एडीपीसी की अध्यक्षता सौंपी गई है। भारत की बात कर चुके हैं हम। रूस की बात करें, राजधानी यहाँ की मास्को और मुद्रा है रूबल। जापान की राजधानी टोक्यो और मुद्रा येन है। चीन की राजधानी बीजिंग और यहाँ की मुद्रा रेनमिनबी है। बात करें तो भारत ने 25 जुलाई 2024 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता ग्रहण की है। भारत ने चीन से अध्यक्षता ग्रहण की, जो 2023-24 के लिए एशियाई आपदा तैयारी की केंद्र का अध्यक्ष था। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष राजेंद्र सिंह ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है। एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की स्थापना 1986 में एक गैर लाभकारी स्वायत्त क्षेत्रीय संगठन के रूप में की गई थी। संस्थापक सदस्य इसके कौन कौन से हैं? चीन है, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, कंबोडिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका और थाईलैंड है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कह रहा है हाल ही में जो भारत सरकार ने मार्च 2027 तक कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। मार्च 2027 तक भारत सरकार ने कितने प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। 25,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा गया है मार्च 2027 तक। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में 25,000 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है। पिछले महीने जून तक देश भर में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में 547 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा कह रहा है हाल ही में किस संस्था के द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। किस संस्था के द्वारा स्पोर्ट्स एंड जेंडर इक्वलिटी गेम प्लान डॉक्यूमेंट जारी किया गया है। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा जारी किया गया है स्पोर्ट एंड जेंडर इक्वलिटी गेम, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ओलंपिक खेलों से ठीक पहले जारी की गई इस रिपोर्ट में खेलों में लिंग भेद की स्थिति पर प्रकाश डाला गया तथा लिंग परिवर्तनकारी खेल नीतियों और कार्यक्रमों के लिए मार्गदर्शन प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महिला संयुक्त राष्ट्र स्पॉटलाइट पहल के सहयोग से प्रकाशित यूनेस्को की खेल और लैंगिक समानता कार्य योजना खेल में और उसके माध्यम से लैंगिक समानता को साकार करने के लिए निर्णयकर्ताओं को उपकरण, संसाधन और अच्छे अभ्यास उदाहरण प्रदान करती है। यह गेम प्लान यूनेस्को द्वारा उसके वैश्विक खेल पहल फिट फॉर लाइफ के ढांचे के अंतर्गत तथा फिट फॉर लाइफ ग्लोबल अलायंस और खेल एवं लैंगिक समानता के लिए मित्र समूह के सदस्यों के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं, कह रहा हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार में कहां पर एम्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। बिहार में कहां पर एम्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है, किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। दरभंगा में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने
जो है एम्स के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बात करें तो केंद्र सरकार ने बिहार राज्य को एम्स निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इसका निर्माण दरभंगा जिले के शोभन स्थित बाईपास के पास प्रस्तावित जमीन पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा कह रहा है हाल ही में किसने राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है? किसके द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। जो केंद्रीय मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा भी हाल ही में राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने REC लिमिटेड के 55वां स्थापना दिवस पर गुरुग्राम स्थित REC मुख्यालय में विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक की उपस्थिति में राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन किया है। जो ये है राष्ट्रीय फीडर निगरानी प्रणाली है, ये विद्युत मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है जिसके अंतर्गत देश भर में लगभग 2.5 लाख फीडरों की वास्तविक समय की बिजली आपूर्ति के घंटे, बिजली कटौती और समग्र स्वास्थ्य से संबंधित विस्तृत जानकारी तक पहुंच इसमें शामिल है। यह प्रणाली हितधारकों को सूचित और कार्रवाई योग्य निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी, जिससे वितरण उपयोगिताओं में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही आएगी, जिससे अंतिम उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार होगा। इस परियोजना में 87 डिस्कॉम के साथ मास्टर और साथ में ही लेन देन संबंधी डेटा का एकीकरण भी शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाल ही में कहाँ पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है? कहाँ पर पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस में अभी हाल ही में पहली बार इंडिया हाउस का उद्घाटन किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, पेरिस। बात करें तो पेरिस में भारत के पहले कंट्री हाउस यानी इंडिया हाउस का उद्घाटन हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता एम अंबानी ने पारंपरिक भारतीय तरीके से दीप प्रज्वलित करके इंडिया हाउस का शुभारंभ किया। कहाँ पर? पेरिस में इसका शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में फिडे इंडिया जोन के नए अध्यक्ष कौन बने? फिडे इंडिया जोन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी हाल ही में संजय कपूर फिडे इंडिया जोन के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से जो हमारा डेली के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो खत्म होते हैं। अब एक क्वेश्चन देखेंगे जो आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नए CMD कौन बने हैं? ऑप्शन ए रवि अग्रवाल, ऑप्शन बी मनोज मित्तल, ऑप्शन सी ब्रजेश दीक्षित, या ऑप्शन सी विभूति भूषण नायक। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे उसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारतीय लागत लेखागार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विभूति भूषण नायक को अभी हाल ही में भारतीय लागत लेखागार संस्थान का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस तरह जो हमारा डेली का सेशन होता है वो ख़त्म होता है और डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर जो डेली सेशन चलाते हैं उसकी PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेगी और साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और जाने से पहले आप लोगों से अपील है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिस सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करते रहें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।